गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं नीट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज़रूर है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो ईजी रहेगा। हम बेसिकली एनसीईआरटी की रीडिंग करने वाले हैं लाइन टू लाइन और हर एक लाइन का मतलब समझने वाले हैं, क्योंकि बायो के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। ठीक है, सबसे पहले अनाटमी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय अनाटमी? अनाटमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम अनाटमी कहते हैं। ये क्या मतलब है? इसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी को ही, स्ट्रक्चर की स्टडी को ही हम अनाटमी कहते हैं। इस चैप्टर में हम किन की बात करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स किन्हें कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स को। और एंजियोस्पर्म्स में कौन सी 2 क्लासेस आती हैं? डाइकोट्स और मोनोकोट्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डाइकोट्स और मोनोकोट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एंड एनिमल्स। हाँ, हमें कई प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें कई तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सही बात है। सिमिलरली इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इसी तरीके से अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। हमें कई प्रकार की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने को मिले। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। इस चैप्टर में हम हायर प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं और उनके फंक्शंस को देखने वाले हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड अनाटमी। प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को ही हम अनाटमी कहते हैं। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। जो प्लांट्स की बेसिक यूनिट है वो सेल है। क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट सेल है? ऑफ कोर्स हाँ, सेल की डेफिनेशन ही यही है। सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट सेल ही होती है। सेल ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज एंड इन टर्न टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स। सेल से मिलकर टिश्यूज बने, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बने। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट्स शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। पहली बात, कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं प्लांट्स में? रूट हो गए, शूट हो गए, लीफ हो गए, ये प्लांट ऑर्गन्स होते हैं। अब खुद ही बताओ, क्या इनमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है? एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। रूट शूट से अलग है, शूट लीफ से अलग है। ठीक है, विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स आल्सो शो टू बी अनाटमिकली डिफरेंट। मोनोकोट्स और डाइकोट भी अनाटमिकली डिफरेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स आल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब क्या है? जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बदल जाते हैं। जैसे एक पौधा है जो बर्फीले इलाके में मिल रहा है और एक पौधा जो रेगिस्तानी इलाके में मिल रहा है, तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस देखने को पाए गए हैं सेम प्लांट के। वही प्लांट अगर बर्फीले इलाके में उगाया गया और वही प्लांट अगर रेगिस्तानी इलाके में उगाया गया, तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस देखने को मिले। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करते हैं कि प्लांट कौन से एनवायरनमेंट में है। ठीक है, तो सबसे पहले द टिश्यूज। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू होता है सेल्स का वो ग्रुप जिनका ओरिजिन और फंक्शन दोनों सेम हो। सबसे सिंपल भाषा में, सेल्स का वो ग्रुप जिनका ओरिजिन और फंक्शन दोनों सेम हो, उसी को हम टिश्यूज कहते हैं। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। प्लांट कई प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बना है। Tissues are classified into 2 main groups, namely meristematic and permanent tissues, based on whether the cells being formed are capable of dividing or not. जो कई प्रकार के टिश्यूज पाए गए, हमने उन्हें बेसिक 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट।
बेसिस क्या थे, जो सेल फॉर्म हुआ है क्या वो डिवाइड करने के लिए कैपेबल है या नहीं। अगर वो कैपेबल है तो हमने उसे मेरिस्टेमेटिक में डाल दिया, अगर नहीं है तो हमने उसको परमानेंट टिश्यूज में डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स। मतलब जो सेल जिनके पास कैपेबिलिटी थी डिवाइड करने की, वो कुछ ही स्पेशलाइज रीजन में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं मिलते प्लांट्स में, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही हमें पाए जाते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट्स में कई प्रकार के मेरिस्टेम पाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी में सबसे पहले हम प्राइमरी में दो मेरिस्टेम्स होती हैं, एपिकल और इंटरकैलरी। सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पाई जाती है, रूट के और शूट के टिप पे पाई जाती है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो प्लांट टिश्यूज हैं वो दो तरीके के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कौन होते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी में एक ही आता है, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, परमानेंट भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तीन टाइप्स आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में दो तरीके के आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो अभी हम कहाँ हैं, प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में कौन सा पढ़ रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाई जाती है, रूट और शूट के टिप पर। ठीक है, ये डायग्राम में दिखा रखा है एपिकल मेरिस्टेम्स को। ये रूट का डायग्राम है और ये शूट का डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले शूट का देखते हैं। सबसे ऊपर क्या है, लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम क्या होता है, जो आगे जाकर लीफ बनने वाला है। लीफ प्राइमोडियम आगे जाकर जो लीफ बनेगा उसे हम लीफ प्राइमोडियम कहते हैं। उसके नीचे क्या मिलता है, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन। शूट के टॉप पर, एपिकल मतलब टॉप पर, मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, साइड में हमें क्या देखने को मिलती है, एक्सिलरी बड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी बड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे जाकर या तो ये ब्रांच बनाती है या फ्लावर बनाती है। यहीं लिखो, एक्सिलरी बड आगे जाकर या तो ब्रांच की फॉर्म करती है या फिर एक फ्लावर बनती है। डिफ्रेंशिएटिंग वास्कुलर टिश्यू, मतलब जो सेल्स पीछे रह गए हैं और जिन्होंने कैपेसिटी लूज कर दी है डिवाइड करने की, वो वेस्कुलर टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरफ हमें रूट दिखा रखा है। सबसे नीचे क्या है, रूट कैप। रूट कैप का काम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन को बचाए रखना। जैसे रूट सॉइल में पेनिट्रेट कर रही होती है तो कहीं सेल्स जो हैं वो डेड ना हो जाए, उससे बचाने के लिए रूट कैप होती है। इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, जहाँ से रूट कैप निकली है, रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट के टॉप पर जो मेरिस्टम है, इनिशियल ऑफ स्लेंडर एंड कॉर्टेक्स, ये आगे सब पढ़ेंगे। प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म का मतलब होता है एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स आगे पढ़ेंगे, सेंट्रल स्लेंडर। ठीक है, root apical meristem occupies the tip of the root, while the shoot apical meristem occupies the distant region of the stem axis. कहने का मतलब जो रूट एपिकल मेरिस्टम है और शूट एपिकल मेरिस्टम है, वो दोनों रूट और शूट की टिप पे पाई जाती हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, some cells left behind from the shoot apical meristem and contribute the axillary bud. जब लीव्स और स्टेम बन रहे होते हैं
शूट एपिकल मेरिस्टम जब आगे बढ़ रहा होता है तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन करते हैं। भाई शूट जब ग्रो कर रहा था तो एपिकल मेरिस्टम में डिवीजन चल रही थी, लेकिन डिवीजन के दौरान कुछ सेल पीछे छूट जाते हैं और वो आगे जाकर एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करते हैं। Such buds are present in the axils of leaves and are capable of forming a branch or a flower. ये जो ब्रांचेस होती हैं ये लीव्स के एक्सिस पे पाई जाती हैं, जहाँ से पिटियोल निकल रहा होता है। पिटियोल क्या होता है? लीफ जिससे स्टेम से अटैच होती है उसको हम पिटियोल कहते हैं। जहाँ से पिटियोल निकल रहा होता है जस्ट उसके साइड में ही हमें एक्सिलरी बड देखने को मिलती है। एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। ये आगे जाकर या तो ब्रांच बनेगी या फिर फ्लावर बनेगी। The meristem which occurs between mature tissues is known as intercalary meristem. वो मेरिस्टम जो कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाई जाती है उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। ये भी एक तरीके की प्राइमरी मेरिस्टम है, क्योंकि ये प्लांट की लाइफ में पहले प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाने में हेल्प करती हैं। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ये ग्रासेस में पाई जाती हैं। ग्रासेस क्या है? मोनोकॉट्स हैं, और रीजनरेट करती है उन पार्ट्स को जो कि हर्बीवोर्स, जब गाय को देखा है घास खाते हुए, तो जब भी गाय घास खाती है तो ऊपर ऊपर से खाती है, कभी भी रूट से नहीं निकाल के खाती। और सुबह खाती है और अगले दिन की सुबह फिर वो तो नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टम है, और इंटरकैलरी मेरिस्टम रीजनरेट करती है उस पार्ट्स को जो ग्रेजिंग एनिमल्स उनका तोड़ लेते हैं। ठीक है। बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम। पहले बता दिया था, जो एपिकल मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये प्राइमरी मेरिस्टम्स है। क्यों है? क्वेश्चन इज दैट व्हाई दे आर प्राइमरी मेरिस्टम? बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। पहली बात, पहला पॉइंट क्या है? ये प्लांट की लाइफ में पहले आते हैं, पहला पॉइंट, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। तो अब तक की जो समरी है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, हमने प्लांट टिश्यूज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। पहले मेरिस्टमेटिक और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टमेटिक वो सेल्स हैं जो कैपेबल हैं डिवाइड करने के लिए, परमानेंट वो सेल्स हैं जो डिफ्रेंशिएट और मैच्योर हो चुके हैं, वो अब डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने मेरिस्टमेटिक में पढ़ा प्राइमरी मेरिस्टम, कौन कौन से? एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल कौन सी मेरिस्टम है? जो कि टॉप पे मिलती है, किसकी? शूट और रूट की टिप पे पाए जाने वाली मेरिस्टम को ही हमने एपिकल मेरिस्टम कहा था। और इंटरकैलरी मेरिस्टम किसे कहते हैं हम? जो कि दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट हो, उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली किसमें पाई जाती है? ग्रासेस में। अब बात आती है सेकेंडरी मेरिस्टम की। The meristem that occurs in mature regions of plant roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axes and appear later than primary meristem, is called secondary or lateral meristem. और इसी का एक और नाम है cylindrical meristem। ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम बोलूं, लेटरल मेरिस्टम बोलूं या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम बोलूं, बात एक ही है। सेकेंडरी मेरिस्टम कौन सी होती है? पहली बात तो ये कहाँ पाई जाती है? मैच्योर रीजन्स में, रूट्स और शूट्स के मैच्योर रीजन्स में पाई जाती है। और दूसरी बात, ये प्राइमरी मेरिस्टम के बाद आती हैं। ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम जो होती हैं वो एक तो पहली बात मैच्योर रीजन्स में पाई जाती है रूट और शूट के, और सेकेंड थिंग ये प्राइमरी मेरिस्टम के बाद आती हैं। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम की कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड थर्ड इज कोर कैम्बियम। ये सब हम आगे सेकेंडरी ग्रोथ में डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज। सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक सेकेंडरी टिश्यूज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक बात है। ठीक है। फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स in both primary as well as secondary meristems, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम से जो सेल्स बने वो उनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और मैच्योरेशन आ जाती है, और वो लूज कर देते हैं डिवाइड करने की अपनी एबिलिटी। वो फर्दर अब डिवाइड नहीं करते,
ऐसे सेल्स को हम परमानेंट या मैच्योर सेल्स कहते हैं, और ये इनसे मिलकर परमानेंट टिश्यू बनता है। परमानेंट सेल से मिलकर परमानेंट टिश्यू फॉर्म होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। बहुत ही बढ़िया लाइन। जब प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था, प्राइमरी प्लांट बॉडी किसने बनाई थी? एपिकल मेरिस्टम ने और इंटरकैलरी मेरिस्टम से। एपिकल मेरिस्टम के कुछ रीजन्स में डिफ्रेंशिएशन होती है, मैच्योरेशन नहीं आती, डिफ्रेंशिएशन होती है और डिवाइड कर रहे होते हैं सेल, और क्या क्या बनाते हैं? डर्मल टिश्यू। ये हैं सारे हमारे टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। भाई बेसिकली जो एपिकल मेरिस्टम है उसके सेल्स डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। परमानेंट सेल्स उन्हें कहते हैं जो सेल्स डिफ्रेंशिएट और मैच्योर दोनों हो चुके हैं। लेकिन एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, पर मैच्योर नहीं होते। उनमें डिवीजन अभी भी चल रही होती है, और वो डर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गया। तो हमने बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो, जितना यहाँ पे याद कर लोगे उतना बेटर रहेगा। घर पे कम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। ज़्यादातर इसमें चीज़ें याद करने की हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो समझने की वो समझी भी जाएंगी, ठीक है। और बेसिकली जितना याद रहेगा ये चैप्टर उतना आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो चीज़ें पढ़ी, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन क्या क्या पढ़ा हमने? एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। और सेकेंडरी में हमने पढ़ा लैटरल, सिलेंड्रिकल या सेकेंडरी टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम किसे कहते हैं? जो शूट और रूट के टॉप पे पाई जाती है उसको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम किसे कहते हैं? जो मेरिस्टम दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाई जाती हैं हम उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टम किसे कहते हैं? प्राइमरी बॉडी, पहले तो प्राइमरी मेरिस्टम के बाद आएंगे ये सिंपल टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के हमने दो टाइप पढ़े थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जिसमें से भी हम सिंपल शुरू करने वाले हैं। अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। जो सिंपल टिश्यू होता है वो सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से बना होता है। द वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यूज तीन तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। जो पैरेन्काइमा होता है वो सभी ऑर्गन्स में ज़्यादा पाया जाता है। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है? नियरली स्फेरिकल होते हैं, नियरली स्फेरिकल नहीं होते लेकिन नियरली स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। तो जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। उनकी दीवारें पतली होती हैं और सेल्यूलोज की बनी होती हैं। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ज़्यादातर बिल्कुल क्लोजली पैक्ड मिलेंगे, और अगर क्लोजली पैक्ड नहीं है तो बहुत ही छोटा सा इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, बहुत छोटा। द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। जो पैरेन्काइमा का कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, स्टोरेज में हेल्प करती है और सिक्रीशन में हेल्प करती है। तो बेसिकली सिंपल टिश्यूज में हमने देखा कि ये एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तीन तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जिसमें से पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा पहली बात तो मैक्सिमम ऑर्गन्स में पाया जाता है। दूसरी बात, आइसोडायमेट्रिक होता है। तीसरी बात, इनकी दीवारें पतली होती हैं और सेल्यूलोज की बनी होती हैं। चौथी बात, इंटरसेल्यूलर स्पेस या तो एब्सेंट होगा या बहुत ही कम होगा। और पांचवी बात कि इनका फंक्शन क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये पैरेन्काइमा का डायग्राम दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में साइड में। देखो, बहुत छोटा सा इंटरसेल्यूलर स्पेस दिखाया था, कई जगह होता भी नहीं, जैसे यहाँ पे है भी नहीं इंटरसेल्यूलर स्पेस,
है तो बहुत थोड़ा ही थोड़ा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। लेकिन होता है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा occurs in layers below the epidermis in most of the dicot plants। पहली बात, कोलेनकाइमा पाया कहाँ जाता है? पेरेन्काइमा कहाँ मिलता था? ऑर्गन्स में। कोलेनकाइमा पाया जाता है एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है किसी भी प्लांट की, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उससे जस्ट नीचे वाली लेयर में कोलेनकाइमा पाया जाता है, मैक्सिमम डाइकोट्स में। ठीक है। इट इज फाउंड आइदर एज होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। या तो एक बिल्कुल सीधी लेयर पाई जाएगी या इसके छोटे छोटे टुकड़े पाए जाएंगे एपिडर्मिस के नीचे। It consists of cells which are much thickened at the corner due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin। इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ जाके। और अब जब कोनों में जाकर अगर वो इकट्ठे हो गए तो क्या इंटरसेल्यूलर स्पेस बचेगा उनमें? बिल्कुल भी नहीं। इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। Collenchyma cells may be oval, spherical, polygonal और and often contain chloroplast। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इनकी शेप्स बता रखी है। These cells assimilate food when they contain chloroplast। भाई जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये फॉर श्योर फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? खाना बनाना, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से। इंटरसेल्यूलर स्पेसिस आर एब्सेंट। इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। They provide mechanical support to the growing parts of the plant such as young stem and petiole of a leaf। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। किन किन को? जो यंग लीफ है, यंग स्टेम है, इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। ये क्या लिविंग होते हैं? हाँ, ये लिविंग होते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं। पेरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा स्पेस एब्सेंट था या बहुत कम था, कोलेनकाइमा में एब्सेंट हो गया। तीसरी बात, पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी? पहले तो बात पतली थी और सेल्यूलोज से बनी हुई थी, लेकिन कोलेनकाइमा में कॉर्नर्स थिक है। क्यों? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है। उनका क्या फंक्शन था? फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन और स्टोरेज का। इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। मैकेनिकल सपोर्ट जैसे यंग स्टेम को या फिर पेटियोल को। ये कोलेनकाइमा का डायग्राम दिखा रखा है। ये थिकेंड कॉर्नर्स, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड सेल वॉल। थर्ड टाइप क्या है हमारा? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा consists of long narrow cells with thick and lignified cell walls having a few or numerous pits। जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले सेल्स होते हैं, थिक वॉल्स होती हैं और लिग्निफाइड
ये स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम दिखा रखा है, ये फाइबर का है, ये स्क्लेरेट का है। इसका ल्यूमन बड़ा है, इसका ल्यूमन बहुत छोटा है, ठीक है। इसमें भी पिट्स प्रेजेंट है, इसमें भी पिट्स प्रेजेंट है। ये हैं पिट्स हैं। इसकी सेल वॉल भी थिक है और इसकी सेल वॉल भी थिक है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो ये है कि इसका जो ल्यूमन है वो नैरो है और इसका जो ल्यूमन है वो ब्रॉडर है, ठीक है। सेकंड, ये ओवल शेप में है और ये इलोंगेटेड शेप में है। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों की जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो एक से ज़्यादा तरीके के सेल से बने होते हैं, वहीं सिंपल जो होते हैं वो एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं। एंड दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। भले ही ये अलग अलग सेल से बने हैं पर फंक्शन एक साथ एक यूनिट की तरह करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट। जाइलम और फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के कैटेगरी में आते हैं पूरी प्लांट में। और जो सिंपल में कौन कौन थे? पेरेन्काइमा, कॉन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये बार बार रिवाइज कराने का मकसद क्या है? आपको यहीं पे याद हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। पहला को क्या है हमारा? जाइलम। जाइलम फंक्शंस एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जाइलम का क्या काम होता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। 4 चीज़ों से मिलकर बना है जाइलम, नेमली ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होते हैं, उनके जाइलम में वेसल्स नहीं होते, ठीक है। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एड्स। सबसे पहले हम ट्रैकीड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाइलम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स तीनों डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है पूरे जाइलम में, ठीक है। और एक चीज़ और पता करी हमने कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं होती। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एज। ट्रैकीड्स कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, ट्यूब की तरह होते हैं, थिक और लिग्निफाइड वॉल्स प्रेजेंट होती है। थिक और लिग्निफाइड किस में भी प्रेजेंट थी? स्क्लेरेन्काइमा में प्रेजेंट थी, लिग्निन यहाँ भी प्रेजेंट है। और टेपरिंग एंड्स होते हैं। ये डेड होते हैं और विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। डेड है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म कभी नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर डेड है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म कभी भी नहीं मिलेगा। ना स्क्लेरेन्काइमा में था, ना वेसल्स में, ट्रैकीड्स में, ना वेसल्स में मिलेगा, ना जाइलम फाइबर्स में मिलेगा। द इनर लेयर्स ऑफ सेल वॉल्स हैव थिकनिंग्स विच वेरी इन फॉर्म। जो इनर लेयर्स की सेल वॉल की जो थिकनिंग है वो वेरी करती रहती है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंजियोस्पर्म्स में मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स कौन कौन? वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। तो वेसल्स कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है पहली बात तो, और दूसरी बात वेसल मेंबर्स से मिलकर बने होते हैं। ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स, इनकी वॉल्स में भी लिग्निन प्रेजेंट होता है। एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, इनकी जो कैविटी है सेंट्रल कैविटी लार्ज होती है एज कम्पेयर टू ट्रैकीड्स। द वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो सीधा कहना क्या, सीधा मतलब क्या है? डेड है ये। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। इनकी वॉल्स में छेद होते हैं जिनसे परफोरेशन होता है, छेद, जिससे कि एक वेसल मेंबर दूसरे वेसल मेंबर से अटैच होता है। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। भाई हमने पीछे क्या पढ़ा? जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होती है, मतलब फिर अब कौन जाइलम और फ्लोएम कहाँ आ गए थे? वैस्कुलर बंडल एवोल्यूशन में सबसे पहले किसके पास आए थे? टेरिडोफाइट्स के पास आए थे। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में आए थे वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स में भी नहीं है वेसल्स, ना ही जिम्नोस्पर्म्स में है वेसल्स, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका हो गया? एंजियोस्पर्म्स का। नेक्स्ट, जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। ओब्लिटरेटेड का मीनिंग
ओब्लिटरेटेड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, ठीक है। ओब्लिटरेटेड का मतलब होता है रिड्यूस सेंट्रल ल्यूमन्स। जो जाइलम फाइबर्स होती है इनकी वॉल्स भी थिक होती है और इनका जो सेंट्रल ल्यूमन है वो पतला होता है। दीज में भी सेप्टेट और एसेप्टेट, ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं, मतलब इनमें इंटरनल डिविजन्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, जाइलम पैरेन्काइमा। सेल्स आर लिविंग, सिर्फ एक यही लिविंग है पूरे जाइलम में। एंड थिन वॉल्ड, पतली दीवारें हैं। एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है और उन तीनों की लिग्निन की बनी हुई थी। दे स्टोर फूड मिनरल्स मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, स्टार्च और फैट के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। एंड सब अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स, जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होते हैं फ्रेगरेंस के लिए, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वगैरह, ये सब चीज़ें स्टोर करते हैं। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी। जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होती है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर ऐसे 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 कंडक्ट होता है। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का मतलब ये होता है। और ये कौन करता है, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये एक टाइप है पैरेन्काइमेटस सेल्स का भी। जाइलम पैरेन्काइमा में एक टाइप होता है रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स रेडियल कंडक्शन करते हैं वाटर की, ठीक है। ये जाइलम जाइलम का ट्रैकिड और वेसल का डायग्राम दिखा रखा है। ये सिलेंड्रिकल है और ये इलोंगेटेड है और ट्यूब लाइक है। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी जाइलम दो तरह की होती है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। जो पहले बनी वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनी वो मेटाजाइलम। इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर पिथ and the metaxylem lies towards the periphery of the organ. This is called endark. एंडार्क में क्या होता है, एंडार्क पहले ये याद रखो, एंडार्क मिलती कहाँ है, इसको सिंपली याद करने का तरीका, एंडार्क मिलती है स्टेम में पहली बार, और एक्सार्च मिलती है हमको रूट में। पहली चीज ये क्लियर करो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई, एंडार्क हमें कहाँ मिलेगी, स्टेम में, और एक्सार्क कहाँ मिलेगी हमें, रूट में। सेकंड बात आई बताते हैं, इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे प्रोटोजाइलम और यहाँ पे मेटाजाइलम, यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा, यहाँ पे प्रोटोजाइलम मिलेगा सेंटर पे और मेटाजाइलम मिलेगा पेरिफेरी पे, और यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा, पेरिफेरी पे, और मेटाजाइलम कहाँ मिलेगा, सेंटर पे। सेंटर यानी पित्त, सेंट्रल कैविटी को ही पित्त कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना, ये पूरे पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, एक ट्रिक है, सैंड, SEND। स्टेम में मिलेगा एंडार्क और उसमें प्रोटोजाइलम जो होगा वो होगा सेंटर पे और मेटाजाइलम जो होगा वो होगा पेरिफेरी पे। और रूट्स में कौन सा मिलेगा, एक्सार्क, जिसमें प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी पे मिलेगा और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर पे मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसलोकेट करने का। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसमें सिर्फ एक ही डेड होता है और 3 लिविंग होते हैं, बल्कि जाइलम में 3 डेड थे और 1 लिविंग था। कौन इसमें डेड है, फ्लोएम फाइबर्स इसमें डेड है। जहाँ भी फाइबर्स आ जाए वो डेड होते हैं और पैरेन्काइमा आ जाए वो लिविंग होते हैं, ठीक है। तो सिव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा तो लिविंग है और फ्लोएम फाइबर्स डेड है। जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, दे लाइक सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। पहली बात तो जिम्नोस्पर्म्स में ना सिव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं और ना ही कंपेनियन सेल्स होते हैं। इनकी जगह क्या होते हैं, इनके अल्टरनेटिव क्या होते हैं उनके पास कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स होते हैं और सिव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह सिव सेल्स होते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में तो हम एंजियोस्पर्म्स की बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सिव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्बुमिनस और सिव सेल्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे।
Sieve tube elements are also long tube-like structure arranged longitudinally and are associated with companion cells. जो sieve tube elements होते हैं long होते हैं, tube-like होते हैं और longitudinally arranged हैं और बहुत ही important लाइन associated with companion cells. ये companion cells के साथ ही मिलते हैं. क्यों? क्योंकि जो sieve tube elements हैं इनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इनकी एक्टिविटीज़ कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती है, इसलिए दोनों एक साथ पाए जाते हैं. देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म अ सीव प्लेट्स. इनकी जो साइड वॉल्स हैं उसमें छेद होते हैं. अ मैच्योर सीव, जिससे कि वो एक पूरी चेन बना दें. अ मैच्योर सीव एलिमेंट प्रोसेसेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक्स अ न्यूक्लियस. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. सीव एलिमेंट के पास क्या क्या होता है? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म है. अब बीच में अगर वैक्यूल बड़ा होगा तो सारा साइटोप्लाज्म सेल के किनारों में पहुंच जाएगा, किनारों को ही पेरिफेरी कहते हैं, और बीच में एक लार्ज सेंटर वैक्यूल है और न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता. द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स. जो फंक्शन सीव ट्यूब्स का जो फंक्शन है वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन. स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, टाइप ऑफ पेरेन्काइमा ही है, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स. चाहे सीव ट्यूब एलिमेंट्स इनके पास मिले, चाहिए सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास मिले, बात तो बराबर ही है. द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स. जो पिट फील्ड्स हमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स में मिली थी उनका काम क्या था? इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का. वही बात, दोनों के पास पिट फील्ड्स होते हैं जो इनको आपस में जोड़े रखने का काम करती है. द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब. कंपेनियन सेल्स का काम क्या है? सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखने का. प्रेशर ग्रेडियंट क्यों चाहिए? प्रेशर ग्रेडियंट क्यों चाहिए? जिससे कि खाना, भाई किसी भी चीज़ के डिफ्यूजन के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए हमें प्रेशर का ग्रेडियंट लाना पड़ता है ना, एक तरफ लो एक तरफ हाई, जिससे कि हाई की से लो की तरफ जाए कोई भी चीज़. तो वो काम कंपेनियन सेल्स करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स में. फ्लोएम पेरेन्काइमा थर्ड इज मेड अप ऑफ elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. ये elongated होते हैं, टेपरिंग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म में डेंस होता है और इनके पास न्यूक्लियस होता है. The cell wall is composed of cellulose and has pits through which the plasmodesmatal connections exist between the cells. सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है. उनके सेल वॉल्स में पिट्स होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहते हैं, जो दो सेल्स को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं. प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता, उसका काम क्या होता है? दो सेल्स को कम्युनिकेट कराने का, उनके साइटोप्लाज्म को उनको कनेक्ट रखने का, वही काम यहाँ पे पिट्स करती हैं. द फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज. जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है उसका काम है स्टोर करने का फूड मटेरियल को और अदर सब्सटेंसेस जैसे रेजिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज. फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स. मोनोकोट्स में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाई जाती. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. फ्लोएम फाइबर्स फोर्थ हमारे हैं फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स और इनका दूसरा नाम बास्ट फाइबर्स, इन्हें बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं. आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. अरे भैया स्क्लेरेनकाइमा के बने हैं? स्क्लेरेनकाइमा तो खुद ही डेड था, तो ये कहाँ से लिविंग हो सकते हैं? ये भी डेड होते हैं. दिस आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम. प्राइमरी फ्लोएम में जल्दी नहीं मिलते, हाँ, पर सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं. दिस आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसेस. ये भी इलोंगेटेड होते हैं पर अनब्रांच्ड होते हैं और पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके भी. द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक. सेल वॉल इनकी मोटी होती है. एट मैच्योरिटी दीज फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड. मैच्योर होते ही ये अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं और डेड बन जाते हैं. फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज कमर्शियली. जूट के फ्लोएम फाइबर, फ्लैक्स के और हेम्प के इस्तेमाल किए जाते हैं कमर्शियली. द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स एंड इज रेफर्ड टू बी एज प्रोटोफ्लोएम, एंड द लेटर फॉर्म फ्लोएम has bigger sieve tubes and is referred to be as metafloem. प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में दो बड़े फर्क. प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में एक ही फर्क था. जो पहले जाइलम बना हमने उसे प्रोटोजाइलम कह दिया था और जो बाद में जाइलम बना हमने उसे मेटाजाइलम कह दिया था. लेकिन प्रोटोफ्लोएम में
जो पहले प्रोटोफ्लोएम बनी उसे प्रोटोफ्लोएम कह दिया, और जो बाद में प्रोटोफ्लोएम बनी उसे मेटाफ्लोएम कह दिया। लेकिन एक डिफरेंस और है, जो प्रोटोफ्लोएम है उसका जो सीव ट्यूब्स की कैविटीज़ हैं वो नैरो है, उनकी जो सीव ट्यूब्स हैं वो नैरो हैं, और जो मेटाफ्लोएम है उसकी जो सीव ट्यूब्स हैं वो ब्रॉडर है। यहाँ पे दो डिफरेंस है, पहले तो बनी प्रोटोफ्लोएम पर उनकी जो सीव ट्यूब्स है वो नैरो है, और जो बाद में बनी मेटाफ्लोएम। लेकिन ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए इसे अच्छे से करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस की, हम एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, उसमें हम पढ़ेंगे द टिश्यू सिस्टम। ठीक है।